हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन क्या था कि क्यों हमारे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोड्स रखने के बाद उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो कम कर दिया था। प्रेशर 0 तक 10 mmHg तक इनफैक्ट वो प्रेशर ले आए थे। अभी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर रखा था वो 10 mmHg था। मतलब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले प्रेशर आप मान के चलो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। तो ऐसा क्यों था? क्या आपको जवाब मिला? तो गाइस, अगर जवाब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सुनेंगे। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने घरों के सामने खंबे, पोल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स देखे होंगे जिन पर हाई टेंशन वायर चलते हैं। और उन हाई टेंशन वायर्स में से जिनमें काफ़ी वोल्ट्स का करंट होता है, एक तार आपके घरों में आता है, आपके मीटर में लगता है और उस मीटर से आपके घरों में बिजली पहुंचती है। सो बेसिकली ये जो हाई टेंशन लाइंस होती है, बारिश के मौसम में फॉर एग्जाम्पल वो तार टूट जाए आपके घर से, मान लो 50 फीट दूर, चलो आपके घर से मानो 6 फीट दूर तार टूट के नीचे गिर जाए, तो क्या आपको करंट लग जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसे करंट थोड़ी लगता है। जब तक हम तार को छुएंगे नहीं, हम तार पे पैर नहीं रख देंगे, या तार हमारे कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा, या तार पानी में नहीं गिर जाए और पानी में हमारा पैर ना पड़ जाए, हमें डायरेक्ट करंट नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये तार है और मैं इतनी दूर हूं, तो यहां से करंट फ्लो होता हुआ मेरी बॉडी में नहीं आएगा। तो मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हो रहा है? कि आपके घर से जरा सी दूर एक हाई टेंशन का वायर जमीन पर गिर जाए या टूटकर ऐसा हवा में लटका रहे और उसमें बहुत हाई वोल्टेज का करंट बह रहा है, लेकिन आपको करंट नहीं लगता। क्या कारण हो सकता है इसका कारण है बच्चों, एट 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी हमारे आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पर एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है। मतलब यहां पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आपकी गैसेस, ऑल द गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट दिस मोमेंट। क्या चीज समझ में आ रही है? इसी वजह से जे थॉमसन ने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। जब प्रेशर कम हो जाता है तब गैसेस बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि हमारे कैथोड रे के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैथोड रेज भाग सके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जनरेट हो सके, करंट डेवलप हो सके, फ्लोरोसेंस क्रिएट हो सके, इसलिए उन्होंने यहां पर प्रेशर को लो रखा था। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनेंगे इसको ध्यान से। एक बैक्यूरेल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कर दी थी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से 3 तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं, एल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स बहुत हेवी होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, बीटा पार्टिकल्स सिर्फ नेगेटिव होते हैं और हल्के पतले होते हैं, और गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इन सब में खतरनाक हमारा एल्फा पार्टिकल होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो जब कभी भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ जाती है, और अगर ये अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में पड़ते हैं, अगर अल्फा पार्टिकल हमारी बॉडी में पड़ते हैं, तो ये
कैंसर कॉज कर सकते हैं, दे में कॉज कैंसर। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, आप लोगों ने मैडम मैरी क्यूरी का नाम सुना होगा, जिनके नाम के ऊपर मर्क्यूरी एलिमेंट का नाम रखा है। तो ये जो मैरी क्यूरी करके जो साइंटिस्ट थी, इनकी डेथ कैसे हुई पता है आपको? इनकी डेथ इस रेडियो एक्टिविटी के रेडिएशंस की वजह से हुई। ये और इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी दोनों मिलकर इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मर्क्यूरी, इन चीज़ों पर काम करते थे और इनको पता नहीं था कि इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है और लगातार इनकी बॉडी पर ये अल्फा पार्टिकल्स वगैरह गिरते रहे। सो मैडम क्यूरी जो थी, मैडम मैरी क्यूरी जो थी, वो ब्लड कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जब बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशंस के बारे में हमें बताया, सभी साइंटिस्टों के बीच में क्या हो गया? डर का माहौल डेवलप हो गया। सारे साइंटिस्ट डर गए कि यार अगर ये तो हमारी रोजी रोटी है, अब अगर साला इसी में अगर दिक्कत हो जाए तो मर जाएंगे, और अगर नहीं काम करा तो भी मर जाएंगे, तो मरना तो है, तो अब क्या करें? तो इससे बचने के लिए, खुद को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है भाई, किसी पार्टिकल से, किसी एलिमेंट से या किसी सब्सटेंस से ये रेडिएशन निकल रहे हैं, तो क्यों ना इस रेडिएशन और हमारे बीच में एक बैरियर बना दिया जाए। जैसे अभी अपन कोरोना में देख रहे हैं, हम लोग मास्क पहन के चलते हैं, तो मास्क क्या कर रहा है? मास्क आपको कोरोना जो कि आपके नेजल ट्रैक्ट से, आपके माउथ से बॉडी में ना एंटर कर जाए, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो चैडविक ने सोचा कि हम लोग एक बैरियर बनाते हैं। एक बैरियर मतलब एक ऐसी मेटल की प्लेट बनाते हैं जिसके पीछे खड़े होकर अगर हम लोग ये रेडियो एक्टिविटी पर काम करेंगे तो हमारे ऊपर अल्फा पार्टिकल आएंगे जरूर, लेकिन वो मेटल की प्लेट से टकराकर वापस चले जाएंगे और मेटल की प्लेट पर टकराकर वहीं खत्म हो जाएंगे और हम लोग प्रोटेक्टेड रखेंगे। अगर आपने कभी अपना लाइफ में एक्सरे करवाया हो, तो जब आप एक्सरे मशीन में जब आप लेटते हो, तो जो पर्सन आपका एक्सरे ले रहा होता है वो भी एक है ना बड़े से कार्डबोर्ड के पीछे छुप के आपका एक्सरे लेता है। एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, एक कंप्यूटर लगा होता है जहां से वो पूरी मशीन ऑपरेट करता है, और उसके आसपास पूरा इस तरीके का एक शील्ड रहती है, और वो सर पर एक कैप, मुंह पर एक मास्क, आंखों पर चश्मा, ग्लव्स, लैब कोट सब पहन के उस मशीन के पीछे छुप के काम करता है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज में से भी ये पार्टिकल्स एमिट होते हैं जो लेटर ऑन हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चैडविक या ऐसे साइंटिस्टों की सोची हुई थी, और चैडविक ने एग्जैक्टली यही करा। चैडविक ने क्या बोला? चैडविक ने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक मोटी प्लेट बनाते हैं मेटल की। तो चैडविक ने बेरिलियम नाम का मेटल लिया। ये बात सब ध्यान रखेंगे कि चैडविक ने कौन सा मेटल यूज करा प्यारे बच्चों? चैडविक ने यूज करा बेरिलियम। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है। बेरिलियम का इन्होंने मेटल लिया, और जैसे ही बेरिलियम पर इन्होंने ये मोटे मोटे भारी भारी अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट किया, मतलब बहुत हाई स्पीड से जब इन अल्फा पार्टिकल्स को यहां पर गिराया, तो इन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज ऑब्जर्व करी। इन्होंने देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम को मारते हैं, तो बेरिलियम के बाहर बेरिलियम से कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स इस तरीके से एमिट होने लगे। बेरिलियम से ये कुछ मोटे मोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स बाहर आने लगे। तो चैडविक ने सोचा कि यार ये बेरिलियम में से क्या बाहर आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कहीं ये प्रोटॉन्स बाहर तो नहीं आ गए बेरिलियम से। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल प्लेट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाली लगाई। तो उन्होंने देखा कि ये पार्टिकल ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़े ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़े। मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना तो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज होते तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते, और ना तो ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, अदरवाइज ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते। तो ये पार्टिकल्स कहीं नहीं मुड़े। फिर इन्होंने देखा कि ये पार्टिकल्स हैवी हैं, तो हाँ ये पार्टिकल्स हैवी निकले। जब उन्होंने और फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस किए, वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन उन्होंने पता करा कि ये पार्टिकल्स हैवी थे, और इसीलिए उन्होंने इन पार्टिकल्स को देखकर बोला दैट दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर होने का मतलब है इस पर जो चार्ज होना चाहिए, या चार्ज अपन ऐसा लिख दें, इन पार्टिकल्स पर जो चार्ज होना चाहिए वो कितना था? 0।
और इसी वजह से जीरो चार्ज होने की वजह से, न्यूट्रल होने की वजह से इन पार्टिकल्स का क्या नाम रख दिया गया? न्यूट्रॉन्स। दे वर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। देन फर्दर ये पता लगाया गया कैलकुलेशन से कि इनका वेट कितना होगा, तो इन न्यूट्रॉन्स का मास निकला 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स और 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। इतनी चीजें हम लोगों को पता चली। एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। क्या ये चीज क्लियर हुई हम लोगों को यहां तक? इतना चीज के अंदर कोई दिक्कत? चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल थे इसलिए उनका नाम न्यूट्रॉन्स पड़ा, लेकिन उनका मास 1.674 इन 10⁻⁻27 होता है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा बल्कि और काफी ज्यादा हैवी पार्टिकल्स थे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? तो जरा इतना नोट कर लो। और यहां पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारी खत्म होती है। इतना ही हमें इसके अंदर पढ़ना था, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। तो गाइस, इन न्यूट्रॉन्स का काम क्या होता है? वाई दीज न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट? भाई चलो, इलेक्ट्रॉन्स देखा हमने, नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स देखा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रॉन्स का क्या काम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि जब एटम बनता है, अभी अपन जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे तब हमें एक नई चीज के बारे में पता चलेगा कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रखे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता है न्यूक्लियस के। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये इसके अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अब एक बात खुद सोचो, काफी सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं आज उसका जवाब दे देता हूं। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं और न्यूक्लियस बहुत छोटी सी बॉडी है। अब भैया, प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं, प्रोटॉन 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 सब सेम चार्ज है एंड सेम चार्ज तो रिपेल करता है। तो इसके अंदर इतना भयंकर रिपल्शन होना चाहिए कि ये सब प्रोटॉन दूर दूर निकल जाने चाहिए। तो इनको बाइंड करने के लिए, इनको स्टेबलाइज करने के लिए इन लोगों के बीच में यहां पर आपको न्यूट्रॉन्स दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आपका एटम या आपका एलिमेंट जितना बड़ा होता जाता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी कंपाउंड उठा लो, लेट्स से अपन बात करें यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके तो प्रोटॉन 17 होंगे। तो 17 प्रोटॉन को पकड़ने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। तो न्यूट्रॉन्स आर द स्टेबलाइजिंग पार्टिकल्स, ये स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम एटॉमिक पार्टिकल लिख लेते हैं। यहां पर हम उस पर कितना चार्ज है ये लिखेंगे, हम उसका कितना मास है ये देखेंगे, और अगर उसका कोई स्पेसिफिक चार्ज होगा, E/m रेशो होगा, तो हम देखेंगे। नाउ गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम E के ऊपर माइनस चार्ज से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स चार्ज होता है। और अब एक बात बताओ, कब तक ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करोगे? तो इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग -1 का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, ये -1 यूनिटलेस है, दिस इज यूनिटलेस। आपको इसके अंदर कोई यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? -1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1। कूलम्स में बताना हो तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। क्या चीज क्लियर हो गई? अगर अपन इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इट इज 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स और 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। और अगर बेटा मैं इसको AMU में ले जाऊं तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? AMU की वैल्यू को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 AMU से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0005 AMU। तो आप देख रहे हो इसका मास AMU में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, लगभग 0 है। समझ में आ गई बात आपको? स्पेसिफिक चार्ज कितना था?
1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। चलिए अगला तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम लोग हमारे प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला था, प्लस इसका अपोजिट कर दो +1। अगर हम मास की बात करें प्रोटॉन्स की, अच्छा सॉरी देखो गलती कर दी मैंने, रियली सॉरी, ये प्रोटॉन्स का मास मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रियली सॉरी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kgs और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स और AMU में। और अगर अपन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kgs और 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम्स और 1.007 AMU। मैं वही सोच रहा था, इसको जब आप 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻, इसको -24 से डिवाइड करोगे तो इतना AMU में आपको वैल्यू आएगी। स्पेसिफिक चार्ज तो नॉट स्पेसिफाइड क्यों? क्योंकि ये अलग अलग गैसेस के साथ चेंज होता जाता है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। अब अपन आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन को n के ऊपर 0 से डिनोट किया जाता है। चार्ज कितना 0। अब जब चार्ज ही 0 हो गया तो E/m की वैल्यू ऊपर 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की अगर मैं मास की बात करूं तो इट इज 1.674 इंटू 10⁻27 kgs और 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम्स और 1.008 AMU। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक बात ऑब्जर्व करो, यहां पर 72 और 07 और यहां पर 74 और 08 है। तो यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो इस बात को मैं यहां पर एक क्लाउड में लिख देता हूं, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन्स आर द हेवीएस्ट पार्टिकल्स, देन प्रोटॉन्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो बच्चों एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके सामने डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसी के साथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहां पर बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कहा था एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो हमने एटम को डिवाइड किया। एटम में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालो और उनकी इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, तो इन वैल्यूज को ध्यान से अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, इन वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा, इनको मगअप करने की, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी बार ये वैल्यूज़ यूज़ करने में आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको इसके अंदर रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं रटा है, देखो मैं इसको बार बार यूज़ करता हूँ तो मुझे भी याद हो गई। अब आप सोचोगे सर आप रटा है, नहीं मैंने रटा नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ, मुझे याद हो गई क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। ऐसे आपको भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो इनको ध्यान से। अगले 2 साल में आपको, इस साल और अगले साल, क्योंकि काफ़ी यूज़ में आनी है, अगले साल फिजिक्स में यूज़ में आनी, तो काफ़ी टाइम से काफ़ी बार यूज़ करने की वजह से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन अगले क्लास में हम सुनेंगे जे थॉमसन की एक और कहानी। जे थॉमसन एंड उनकी मम्मी, जे थॉमसन एंड खीर, जे थॉमसन एंड तरबूज और जे थॉमसन एंड उसकी बेइज्जती। ठीक है, तो अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन पहले इतना नोट कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय।